ओके। हाँ, क्या बोल रहे थे? स्ट्रक्चर क्या है सर? नहीं, फिर से बताइए, फिर से बोलिए। डोमेन स्ट्रक्चर सर। हाँ, डोमेन स्ट्रक्चर में आएंगे हम। ओके। फर्स्ट यू शुड लर्न दी बेसिक थिंग्स। ओके। अभी इसके बाद देखिए, आपका सिलेबस जो है वो, एक सेकेंड, मैं आपको इसको मैं, कहाँ है सिलेबस? ओके। दिख रहा है सिलेबस? यस सर। इसमें है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी एंड डोमेन स्ट्रक्चर्स। तो डोमेन स्ट्रक्चर समझने के लिए पहले आपको सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा हमको। ओके। अभी सेकेंडरी का हम सिर्फ डिफिनेशन बताएं, टर्सरी, क्वाटरनरी, इसका डिफिनेशन बताएं, बिकॉज डोमेन स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। ओके। So first, what I am doing is I have covered primary structure, and before coming into the secondary structure, I should familiarize you with this thing, stabilizing forces in protein structure. Then only you will understand the secondary structure in detail. And third point is about the secondary structure. Ramachandran plot, helices, turns and beta sheets. तो ये secondary structure है पूरा 3.3. Okay. So now I am covering these two, 3.2 and 3.3. उसके बाद हम फिर पेप्टाइड कन्फर्मेशन जब आप समझ जाओगे, तब फिर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर, तो आपको समझा दिया है, हेलाइसिस, टर्न एंड बीटा सीट्स ये सब। और टर्न्स होता है, बीटा टर्न, बीटा सीट्स, अल्फा हेलाइसिस, और रामाचंद्रन प्लॉट क्या है ये बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोकेमिस्ट्री का। इसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा फिर टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, एंड देन उसमें फिर हम डोमेन स्ट्रक्चर आपको समझाएंगे। ठीक है, आया समझ में? टेट्राडी स्ट्रक्चर सर इसके अंदर ही आता है क्या? डोमेन स्ट्रक्चर के अंदर आता है टेट्राडी स्ट्रक्चर? डोमेन स्ट्रक्चर, डोमेन इज पार्ट ऑफ द टर्सरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, समझे? कोई एक बड़ा प्रोटीन है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, तो एक बड़ा प्रोटीन है, उसमें कैटालिटिक साइट है जहां पर वो रिएक्शन हो रहा है जिसके लिए वो एंजाइम बना है। ओके। रिएक्शन हैपेंस इन ओके सर। small area. There is a pocket inside the large protein molecule. Okay, एंजाइम में एक पॉकेट है, इस पॉकेट में फिट होता है सबस्ट्रेट। Okay, that I will explain you later. First you should understand these things. Stabilizing forces in protein structure. क्या क्या फोर्सेज है जो प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज करते हैं? आप बता सकते हैं आराम से, सुबह ही बताएं। जैसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसको कौन स्टेबलाइज करता है? विच फोर्सेस? कोवेलेंट बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड है, या सीधा आप लिखोगे कोवेलेंट बॉन्ड्स। ओके। एंड these covalent bonds are of two types. First is the peptide bond and second is disulfide bridges, disulfide link. ठीक है, जहां सिस्टीन रेसिड्यूज है। ओके, बिटवीन टू सिस्टीन रेसिड्यूज, SH थायोल ग्रुप है वो, वहां पर डाइसल्फाइड ब्रिज बनता है। ओके, बिटवीन टू सल्फर। तो एक तो वो हो गया, और एक को पेप्टाइड बॉन्ड, दोनों कोवेलेंट बॉन्ड है, वो प्राइमरी स्ट्रक्चर को स्टेबलाइज किए हुए हैं, दिए हुए हैं। ओके। प्राइमरी स्ट्रक्चर उसी की, मतलब हर अमाइनो एसिड एक दूसरे से लिंक्ड है बिकॉज ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। एंड बिटवीन टू अमाइनो एसिड्स एट डिफरेंट लोकेशंस देयर कैन बी डाइसल्फाइड लिंकेज आल्सो। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर समझने के लिए आपको फिर there are other forces also present in the protein, and those forces comes under the category of non covalent interactions. उसको बॉन्ड नहीं बोलते हैं। समझ रहे हो बात को? मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ओके। बॉन्ड किसको बोलते हैं? जो केमिकल बॉन्ड है। ओके। केमिकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये सब केमिकल कोवेलेंट बॉन्ड है, पढ़े हैं आप लोग केमिस्ट्री में। कोवेलेंट, कोवेलेंट बॉन्ड्स है, पक्का बॉन्ड है ये। ओके। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, जैसे पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड, ये सब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं।
Okay, but apart from these bonds, covalent bonds, there are weak interactions between two amino acid residues. There can be weak interactions. जैसे कि आप अमाइनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं, कुछ अमाइनो एसिड नॉन पोलर है और चेन क्या है, एलिफेटिक है। तो ये जब एलिफेटिक चेन है वो क्या प्रदान करता है अमाइनो एसिड में, एक हाइड्रोफोबिसिटी। सर हम भी आ चुके हैं। ओके, हम का नाम क्या है बताइए? जूली सर। जूली जी, ठीक है, बना दिया मैंने। कहाँ पर थे हम लोग, क्या बोल रहा था मैं? कंटिन्यूटी ब्रेक हो गया वो था। पहले बॉन्ड के बारे में सर। यस यस। अपार्ट फ्रॉम कोवेलेंट बॉन्ड्स, ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल रोल होता है इनका। ओके, एंड बिकॉज ऑफ दीज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड से तो एक प्राइमरी स्ट्रक्चर है, 3 डायमेंशनल फोल्डिंग जो है प्रोटीन का, वो किसकी वजह से हो रहा है, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस प्लस, अभी आगे हम बताएंगे इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड एंगल्स, डायहेड्रल एंगल्स जिसको बोलते हैं, फाई एंड साई। क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड्स जो हैं पेप्टाइड ग्रुप में, पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों तरफ, अभी बता देता हूं आपको। ये माउस खराब हो गया ना मेरा, बहुत दिक्कत हो रहा है इससे। देखिए, पहले तो देखिए कि पेप्टाइड बॉन्ड, अच्छा माउस नहीं है, टच पैड से देखो कितना, एक सेकेंड। देखिए, पेप्टाइड बॉन्ड पता था आपको किसके बीच में था, कार्बोक्सी कार्बोनिल कार्बन और कार्बोनिल नाइट्रोजन के बीच में। कार्बोनिल कार्बन का मतलब क्या हुआ, वो कार्बन जो अल्फा कार्बन से अटैच्ड है, और ये कार्बन जो है वो किसका कार्बन है, COOH वाला कार्बन है। आपको पता है कि पिछले वाला अमाइनो, आगे वाला अमाइनो एसिड के कार्बोक्सी टर्मिनल से पिछले वाला अमाइनो एसिड का नाइट्रो अमीन ग्रुप कंडेंस हुआ है, ओके, इस अमाइनो एसिड, और वो अमाइनो एसिड रेसिड्यू बन गया। तो C अल्फा से C जो है ये, दिस इज अल्फा कार्बन, ओके, एंड टू दिस अल्फा कार्बन एक हाइड्रोजन भी है, ओके, और एक R ग्रुप है अल्फा कार्बन से, ओके। और क्या था, कार्बोक्सी टर्मिनल तो इधर है ही, और ये अल्फा कार्बन से अमीनो ग्रुप है, तो ये अमीनो टर्मिनस है NH3, ये NH3 समझ लो, इसको उल्टा लिखा गया है NH3, अमीनो ग्रुप है, और ये पहला अमाइनो एसिड था, ये अल्फा कार्बन, तो इसलिए ये कार्बन जो है COOH वाला कार्बोक्सिलिक कार्बन, इसको कार्बोनिल कार्बन कहते हैं। 1 सेकेंड, आलू पराठा बना दीजिए। हाँ, क्या बोल रहे थे, कार्बोनिल कार्बन आ रहा है आपको समझ में जो मैं बता रहा हूँ? सो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नहीं समझोगे तो आगे का टॉपिक नहीं समझ में आएगा। ओके, अभी आप समझिए, कार्बोनिल कार्बन, ये कार्बोनिल कार्बन ये हो गया, ये किसका था, अमाइनो एसिड में आपको पता ही है, एक क्या है अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एक तरफ R और एक तरफ H। अब ये COH वाला कार्बन है, ओके, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड यहाँ है, ओके, ठीक, और एक OH और एक अमीन ग्रुप का H निकल के H2O निकल गया। अब ये नाइट्रोजन जो है, दिस नाइट्रोजन इज अगेन बाउंड टू व्हाट, किसके हैं, अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन ऑफ द सेकेंड अमाइनो एसिड,
और ये अल्फा कार्बन फिर किससे है, R से अटैच्ड, और एक हाइड्रोजन और इसका कार्बोक्सी टर्मिनस, ये डाइपेप्टाइड हो गया। इसी को सिंपल है, इसी को समझिए आप, एक पेप्टाइड चेन है। कौन है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड, कौन सा है पेप्टाइड बॉन्ड, ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला, ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अब देखिए इस बॉन्ड की खूबसूरती क्या है, यह एक एमाइड बॉन्ड है। ओके, एन के ऊपर एक एच भी होना चाहिए। हाँ एच होगा, सही। सर मेरा अटेंडेंस सर छूट गया है। मेरा अटेंडेंस छूट गया है, नाम बताइए मेरा। कल 1 सेकेंड, क्या दिख रहा है स्क्रीन पर आपको? अच्छा अभी सिलेबस दिख रहा होगा, ठीक है। बस सर कहीं गाड़ी में जा रही हो क्या? किस, कौन था मेरा, कौन था नाम बताइए मेरा जिनका छूटा है? पूर्णिमा, सर पूर्णिमा जायसवाल। हाँ सर। पूर्णिमा आ गए हैं। और कोई है? अपर्णा है क्या? और कोई छूट रहा है? नहीं, चलो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाता है ना इससे। चलो देखिए, समझ में आ रहा है? दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। और इस पेप्टाइड बॉन्ड की क्या खूबसूरती है कि देखिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड तो और भी जगह आप देखेंगे, जैसे ये जो बॉन्ड है ये भी तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है, CN बॉन्ड, ये भी तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में है। यानी कार्बन और एक अमीन ग्रुप के बीच का जो बॉन्ड है दैट इज ऑल्सो कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। यस कि नो? ये भी है ना कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड। इसको पेप्टाइड बॉन्ड थोड़े कह सकते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड है ये बॉन्ड। तो ये कार्बन नाइट्रोजन का जो बॉन्ड है, इससे इस बॉन्ड का लेंथ इज डिफरेंट। ओके, इस बॉन्ड का लेंथ छोटा होता है, और इससे क्या मतलब हुआ कि इन कंपैरिजन टू दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, Cl पेप्टाइड बॉन्ड। और इसका वजह यह है कि देयर इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज over nitrogen and partial negative charge over carbon is getting created, and because of this bond becomes partially double. So this covalent bond, peptide bond, is partially double bond. There is an ionic interaction also between, because the large electronegativity of the nitrogen. So this becomes, सॉरी ये प्लस होगा ये माइनस होगा, उल्टा कर दिया नाइट्रोजन पर माइनस। तो इसकी वजह से ये डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड है। ये बॉन्ड जो था कार्बन और अमीन में जो नाइट्रोजन है उसके बीच में जो बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, दिस बॉन्ड अलोंग दिस बॉन्ड एक्सिस ऑफ दिस बॉन्ड, दिस अमीन ग्रुप कैन रोटेट फ्रीली इधर इन दिस डायरेक्शन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, या ऊपर या नीचे। it can occupy different planes. There is different plane भी occupy कर सकता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं। But here, because of this partial nature of this peptide bond, there is a limited amount, or you can say there is no rotation possible here. This is a rigid bond. ओके, ये बॉन्ड बहुत रिजिड है, यहाँ पर रोटेशन नहीं हो सकता है। तो दोनों बॉन्ड जो
पेप्टाइड बॉन्ड के इस तरफ है, यानी ये बॉन्ड और दिस बॉन्ड, यानी कलर चेंज कर लेता हूं, दिस बॉन्ड मीन्स द बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन। ओके, यानी पेप्टाइड बॉन्ड के पहले वाला अमाइनो एसिड में अल्फा कार्बन और कार्बोनिल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड, एंड दिस बॉन्ड, जो बाद पेप्टाइड बॉन्ड के बाद वाला जो एडजेसेंट बॉन्ड है, यानी वो बॉन्ड प्रेजेंट है किसमें, सेकेंड अमाइनो एसिड में, एडजेसेंट सेकेंड अमाइनो एसिड में वो बॉन्ड प्रेजेंट है। और वो बॉन्ड प्रेजेंट है किसके बीच, नाइट्रोजन और कार्बन, अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, वो नाइट्रोजन जो अमीन ग्रुप का हिस्सा है। एंड दिस बॉन्ड, these two bonds can rotate, these bonds can change their angles, but not this bond. Peptide bond cannot rotate. So the angle of rotation of this bond between alpha carbon and carbonyl carbon is called as, is denoted as psi. And this dihedral angle of rotation of this bond is denoted as psi. अभी रामाचंद्रन प्लॉट आपको बताएंगे, फाई साई, ये रामाचंद्रन प्लॉट में, और इससे पहले आपको समझने में काम आएगा। फाई साई, फाई बोलेंगे, ये याद रखने के लिए समझ लो, सीसी के बीच में जो बॉन्ड है, अल्फा कार्बन एंड कार्बोनिल कार्बन, सीसी साई, प्रोनाउंसिएशन सेम है, सीसी साई, सीसी के बीच में साई है, और उसके अलावा जो बचा सेकेंड बॉन्ड वो हो गया फाई। ओके, तो ये कंसेप्ट समझ लीजिए, ये रिजिड बॉन्ड है और इस बॉन्ड के अलोंग रोटेशन हो सकता है। तो ये भी बॉन्ड जो है, ये कौन सा हो गया, ये फाई हो गया। तो अल्टरनेट फाई और साई का बॉन्ड है ये आपके प्रोटीन के बैकबोन में। ओके, और दिस इज, सॉरी, ये H इधर नहीं होता है, एक्चुअली होता क्या है, ऑक्सीजन और H का जो फॉर्मेशन वो ट्रांस होता है अपोजिट साइड, और एडजेसेंट अमाइनो एसिड्स का R भी जो है ट्रांस है, तो R ग्रुप इज हैंगिंग। तो डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ R ग्रुप देयर इज ए लिमिटेड amount of movement, although this psi angle, it can theoretically it can move between -180 degree angle to +180 degree angle. Okay, this is psi, this angle is psi, this is phi. So this angle can rotate from -180 to +180, but because of this R group, अब R ग्रुप अगर बल्कि होगा तो then there will be a sterically interference between this, और R अगर बल्कि होगा तो ये रोटेट करने नहीं देगा साई एंगल को। तो जैसे ग्लाइसिन है अगर, तो ग्लाइसिन में R सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, तो बहुत छोटा है, तो उसमें जो है साई एंगल का मूवमेंट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है साई एंगल का अगर ग्लाइसिन रेसिड्यूज है। ओके, और अगर सपोज अलानिन है, CH3 थोड़ा बल्कि हो गया, ओके, लाइसिन और बल्कि हो गया, प्लस पॉजिटिवली चार्ज भी है, 4 मिथाइल ग्रुप है उसमें, तो जितना बल्कि होते जाएगा R, उस R के अलोंग जो है जो एंगल है, जैसे यहाँ बगल में साई है, साई का, और इधर फाई है, साई और फाई का जो पॉसिबल एंगल ऑफ रोटेशन है, पॉसिबिलिटी है, वो उतना कम हो जाएगा। ओके, ये और आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो अभी हम लोगों को पहले फाई और साई समझ में नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा समझ में, ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा फिर से। अभी सिलेबस में हम शॉर्ट में आपको समझाए, ओके, रुको अभी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। हाँ यार,
ये दिख रहा है व्हाइट बोर्ड आपको? यस सर। देखिए, पहले तो आप पिक्चर बनाइए, 2 अमाइनो एसिड को ज्वाइन करा के एक डाइपेप्टाइड, तो उसमें समझ में आएगा फाई एंगल साई एंगल कौन सा है। तो वो दिस इज कार्बन अल्फा, अल्फा कार्बन से COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड है। ओके, और इस अल्फा कार्बन से क्या क्या और अटैच रहता है? R ग्रुप, R ग्रुप है इसी अल्फा कार्बन पर। ये सब समझ में आता जा रहा है कि ये इसमें भी दिक्कत है? ये सब समझ में आ रहा है? यस सर। और इसी पर एक हाइड्रोजन भी है। H और इस कार्बन अल्फा से फिर एक अमीन ग्रुप है NS3। जब 3 लिखोगे तो एक प्लस का साइन लगा दीजिएगा यहाँ। अब दिस इज फर्स्ट अमाइनो एसिड, यहां तक फर्स्ट अमाइनो एसिड। अब इस अमाइनो एसिड का OH निकल गया था कंडेंसेशन में, COOH का OH, और पिछले सेकेंड अमाइनो एसिड का NH3 से एक NH2 मानो, क्योंकि कंडेंसेशन हुआ वहां पर, तो एक NH2 से एक H गया H2O में, ठीक है, इसका OH और उसका H गया, तो यहाँ बचा एक नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन पर H। ठीक, अब ये जो NH है ये फिर किससे अटैच्ड है? कार्बन अल्फा। ओके, कार्बन अल्फा पर फिर क्या है आपका? R ग्रुप, R2 और एक हाइड्रोजन कार्बन अल्फा पर, और अब ये कार्बोक्सी टर्मिनस हो गया। ओके, C डबल बॉन्ड O और या तो यहाँ प्लस दिए हैं तो यहाँ माइनस दे दो, O माइनस। ये समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत है कहीं? नो सर। नाउ सी, कौन सा है पेप्टाइड बॉन्ड बताइए? CN। ये वाला CN? नो सर, नो, इधर सी पे डबल बॉन्ड से डबल ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है वहाँ। हाँ, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, अब आप ये समझ लो कि ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये CN के बीच में जो बॉन्ड है, दिस बॉन्ड इज शॉर्टर देन द बॉन्ड कंपेयर्ड बिटवीन दिस बॉन्ड। ये भी CN के बीच में बॉन्ड है। दिस ऑल्सो इज द बॉन्ड बिटवीन CN and this is also bond between the CN. Okay, but this bond is smaller than these bonds. Okay, ये CN के बीच में बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि there is a partial negative charge and a partial positive charge here. अब ये पेप्टाइड बॉन्ड है, तो इसकी वजह से ये बॉन्ड जो है, पेप्टाइड बॉन्ड का रोटेशन जो है, ये हमेशा एक ही प्लेन में रहता है। ये कार्बन, ये नाइट्रोजन, ऑलवेज इट लाइज इन वन प्लेन, किसी दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही प्लेन को ऑक्युपाई करता है। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है रिजिड बॉन्ड है, इसके इस बॉन्ड के अराउंड, यानी ये कार्बन अगर यहाँ स्थिर है तो नाइट्रोजन यहाँ, ये बॉन्ड रोटेट करके ऐसे हो जाए, इट इज नॉट पॉसिबल। ऐसे हो जाए, नॉट पॉसिबल। नीचे ऊपर बेंड कर जाए ये एंगल, इस बॉन्ड का एंगल बने, दैट इज नॉट पॉसिबल। एकदम प्लानर रहेगा और रिजिड बॉन्ड है दिस पेप्टाइड बॉन्ड। ये समझ में आया आपको?
Yes, sir. ओके, अगर ये समझ में आ गया तो आप आगे का पॉइंट भी आप समझ जाएंगे। जब ये बॉन्ड रिजिड है एंड दिस बॉन्ड इज फ्रीली मूवेबल, दीज बॉन्ड्स, ओके, इसको नाम दे दीजिए बॉन्ड नंबर 1 एंड बॉन्ड नंबर 2, यानी दोनों एडजेसेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड के दोनों बगल वाले बॉन्ड जो है, ये पड़ोसी और ये पड़ोसी, ये बॉन्ड जो है, इट कैन मूव, इट कैन रोटेट, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन, ऊपर नीचे। तो इसका थ्योरेटिकली पॉसिबल हो गया 180 डिग्री माइनस से बाय कन्वेंशन टू प्लस 180 डिग्री इट कैन रोटेट। कौन बॉन्ड? दिस बॉन्ड, दोनों तरफ के बगल वाले बॉन्ड, लेकिन ये रोटेट नहीं कर सकता है पेप्टाइड बॉन्ड। तो इस बॉन्ड को ये जिस एंगल पर रोटेट करेगा ये बॉन्ड, देयर आर पॉसिबल वैल्यूज फॉर द रोटेशन, ओके, सो दैट द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बन अल्फा एंड कार्बोनिल कार्बन, यानी सी अल्फा और कार्बोनिल कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड में जो भी एंगल आएगा उसको हम डिनोट करते हैं साई से, क्योंकि रोटेट करेगा। कितना रोटेट किया? तो साई विल टेल अबाउट द एंगल ऑफ रोटेशन। मान लो कि -87 डिग्री ये रोटेट किया है, देन साई इज इक्वल टू -87। साई का मतलब हुआ दिस बॉन्ड इज बिटवीन कार्बन अल्फा एंड कार्बोनिल कार्बन। उसके बाद फिर पेप्टाइड बॉन्ड है, ये पेप्टाइड बॉन्ड है, ओके, पेप्टाइड बॉन्ड तो रिजिड है, पेप्टाइड बॉन्ड के बाद रिजिड है, उसके बाद जो नाइट्रोजन आया वो जो बाइंड किया है सेकेंड वाले अमाइनो एसिड रेसिड्यू के अंदर कार्बन अल्फा से, दिस बॉन्ड कैन आल्सो मूव, ओके, फ्रॉम 180 डिग्री टू 180 प्लस 180। सो द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ दिस बॉन्ड वी denote that by sin phi। ये phi का साइन है और ये psi का साइन है। तो याद रखने के लिए CC psi याद रखोगे, NC phi, CC psi याद रखोगे तो अदर जो दूसरा एंगल है वो phi है। रामाचंद्रन प्लॉट जो है इसी phi और psi का रिलेशनशिप है, ओके, तो समझ रहे बात को? तो ये फाई और साई हो गया, यही फाई साई है, ओके। तो इस फाई साई का इंपॉर्टेंस क्यों है? अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे तो आपको पता लगेगा फाई साई का इंपॉर्टेंस। क्योंकि चूंकि ये बॉन्ड रिजिड है, तो पेप्टाइड बॉन्ड को अगर छोड़ दिया जाए तो जो बॉन्ड मूवेबल है वो बॉन्ड, हर बॉन्ड मूवेबल है एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ओके। तो ये बॉन्ड मूव करके कितने मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ पॉसिबल कन्फॉर्मेशंस क्रिएट कर सकते हैं ऑफ द प्रोटीन, और ये सारे वेराइटीज ऑफ कन्फॉर्मेशंस ऑफ प्रोटीन्स दैट आर पॉसिबल, few of them will be functionally active, कुछ ही उसमें फंक्शनली एक्टिव होंगे। ज्यादातर प्रोटीन में एक conformation ही out of thousands and millions of conformation, possible conformations. Suppose if this protein is 100 amino acid long, तो 100 amino acid long में कितना फाइसा एंगल हो गया? कैलकुलेट कर लो रफली, 100 से 2 को गुना कर लो, उसमें 2 घटा दोगे तो 1, आई थिंक कुछ हो सकता है आगे पीछे संख्या 198 के समथिंग होगा। अब हर एंगल जो है फाइसा एंगल 198 रोटेट कर सकता है 180 डिग्री से प्लस 180 डिग्री से माइनस 180 डिग्री के बीच में। हिंड्रेंस जो आएगा इसमें सिर्फ आर की वजह से, आर अगर बल्कि है तो ये बॉन्ड उतना रोटेट नहीं कर पाएगा। ये आर अगर बल्कि है तो दिस बॉन्ड कैन गो टू ए सर्टेन एक्सटेंट ओनली, पूरा 180 डिग्री पर नहीं जा सकेगा, ओके। जैसे ग्लाइसिन अगर है तो चला जाएगा, सिर्फ हाइड्रोजन है। अगर आ गया आपका आइसोल्यूसिन 4 का, उसमें मिथाइल ग्रुप है, तो दैट इज ए बल्की ग्रुप। वहां पर जो है ये एंगल जो है साई का जो मूवमेंट है, एंगल ऑफ रोटेशन है, ये लिमिटेड हो जाएगा,
और इसी एंगल को बोलते हैं, दोनों को फाई साई को डायहाइड्रल एंगल्स। अब समझ में आया? आगे चले। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? Yes. फाई साई समझ में आया? कौन है फाई, कौन है साई? यस सर। Okay. So first we will see this thing कि अब टर्शियरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी, प्राइमरी के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे दिया गया है। इसको और समझने के, क्योंकि सेकेंडरी जो है स्ट्रक्चर, यहाँ देखो लिखा हुआ है अल्फा हेलाइसेज, बीटा टर्न्स एंड बीटा सीड्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है। तो इसको ये बाद में लिखा हुआ है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी, ये सबको और अच्छे से पढ़ने के लिए हम पहले आपको स्टेबलाइजिंग फोर्सेस इन द प्रोटीन स्ट्रक्चर ये समझना जरूरी है। अभी बताया आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, जो प्राइमरी है, उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी अराइज होगा। पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का, तब क्या रेस्पॉन्सिबल है? पेप्टाइड कोवेलेंट बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, ये सब बॉन्ड जो था वो प्राइमरी पेप्टाइड बॉन्ड्स और कोवेलेंट बॉन्ड, अदर कोवेलेंट बॉन्ड्स, और Disulfide. and disulfide linkage. Other covalent bonds में the bond between C alpha and carbonyl carbon, जो का एंगल ऑफ रोटेशन क्या है? साई, और दूसरा कार्बोनिल कार्बन और नाइट्रोजन, वो वाला नाइट्रोजन जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व है, उसके बीच का एंगल ऑफ रोटेशन इज डिनोटेड बाय फाई। तो ये फाई, साई और पेप्टाइड बॉन्ड का एंगल ऑफ रोटेशन 0। तो फाई साई का रोटेशन, फाई साई जिस बॉन्ड का है, और ये पेप्टाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड लिंकेज, ये सब मिलके बना प्राइमरी स्ट्रक्चर, कोवेलेंट बॉन्ड। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनने के बाद, चूंकि आर ग्रुप का अपना प्रॉपर्टी है, आर ग्रुप अगर एलिफेटिक है, ठीक है, तो क्या हुआ? अगर बगल बगल का आर ग्रुप एलिफेटिक हो जाएगा, आइसोल्यूसिन, सेकेंड अमाइनो एसिड भी आइसोल्यूसिन है, थर्ड वैलिन है, फोर्थ ल्यूसिन है, ऐसे करके एक अगल बगल का या दूर दूर का भी अगर बल्कि आर ग्रुप है, तो आर ग्रुप जो है क्या होता है? एक सोल्वेशन लेयर होता है, उसकी वजह से हाइड्रोफोबिसिटी है, लाइक लाइक्स लाइक, ठीक है। तो क्या हुआ? हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल जो है वो हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस। तो आर ग्रुप, दो बल्कि आर ग्रुप्स विल कम टुगेदर, वो एक तरह से नजदीक में आ जाएंगे। तो ये भी एक तरह का फोर्स है, वीक इंटरेक्शंस। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दैट ऑल्सो कम्स इनटू द अकाउंट। फिर आयोनिक इंटरेक्शंस, चार्ज आर ग्रुप्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज, निगेटिवली चार्ज आर ग्रुप्स हैं, ओके, एसिडिक एंड बेसिक अमाइनो एसिड्स में। तो आर ग्रुप भी अब इंटरेक्ट करेंगे, क्योंकि उस पर चार्ज है, चार्ज ग्रुप विल इंटरेक्ट। अपोजिटली चार्ज आर ग्रुप्स होंगे अगल बगल या दूसरे चेन में, तो दे विल इंटरेक्ट, और इंट्रा चेन भी इंटरेक्ट करेंगे। तो ये सब टोटल मिला के नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से कितना स्टेबिलिटी आ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स का कितना स्ट्रेंथ है, ओके, टुवर्ड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रोटीन, प्लस वंडर वाल फोर्सेस की तरफ से कितना कंट्रीब्यूशन गया। कोवेलेंट बॉन्ड्स तो लिमिटेड है नंबर में, फ्यू हंड्रेड्स, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वंडर वाल फोर्सेस, आयनिक इंटरेक्शंस, ओके, ये सब जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में हो रहे हैं। हर इंडिविजुअल इंटरेक्शन का जो स्ट्रेंथ है वो वीक है, दे आर वीक इंटरेक्शन, लेकिन बहुत ज्यादा वॉल्यूम ज्यादा है वीक इंटरेक्शंस का। तो इस वजह से इनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द प्रोटीन, इट बिकम्स लार्ज। सो इस वीक इंटरेक्शंस को ही अगर आपने डिसरप्ट कर दिया, देन द प्रोटीन डिनेचर्स, ओके। सो ये भी आपको समझना जरूरी है। पहले स्टेबलाइजिंग फोर्सेज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर्स आपको एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब। उसके बाद फिर आप पेप्टाइड कन्फॉर्मेशन समझेंगे, रामचंद्रन प्लॉट, अल्फा हेलाइसिस इन बीटा सीट्स, बीटा सीट हो जाएगा।